स्टूडेंट, डी और एफ ब्लॉक तत्वों में जैसा कि अभी तक हम लोग डी ब्लॉक तत्वों के गुणधर्म के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें कुछ गुणधर्म के बारे में बताया गया है। आज इसमें हम डी ब्लॉक तत्वों के रंगीन आयन के बारे में पढ़ाएंगे। रंगीन, इसको वर्णक कहते हैं। आयन का बनना, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड रंगीन वर्णक आयन का बनना। रंगीन मतलब कलर या सॉरी, इसको रंगीन, इसको हम लोग रंग इसको कहा जाता है, किसी पिगमेंट या वर्णक भी कहा जाता है। तो जो ये क्या होता है, जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, इनके जो आयन होते हैं, डी ब्लॉक तत्वों के आयन या इसके जो यौगिक होते हैं वह रंगीन होते हैं। इनके आयन या यौगिक जो होते हैं वे क्या होते हैं, रंगीन होते हैं। और यह गुण जो होता है ये एस ब्लॉक एवं पी ब्लॉक तत्वों की तुलना में यह गुण जो होता है इसमें भिन्न पाया जाता है। डी ब्लॉक जो तत्व होते हैं या इनके जो आयन होते हैं, इनके आयन के रंगीन होने का मुख्य कारण जो होता है वो N-1 डी उपकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के कारण से होता है। अर्थात इनमें N-D, ये कहने का मतलब कुल मिलाकर के इनके डी ब्लॉक तत्वों के जो आयन या यौगिक होते हैं उनके रंगीन होने का मुख्य कारण ये है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। इनका मुख्य कारण क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। जिस आयन में, डी ब्लॉक तत्वों के जिस भी आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा वो कोई ना कोई कलर शो करेगा, प्रदर्शित करेगा, वो कुल मिलाकर के रंगीन होगा। और जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वह रंगीन नहीं होगा, बल्कि वो क्या होगा, रंगहीन होगा। तो वो कलर दर्शाएगा, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा वो रंग दर्शाएगा, और जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वो रंग प्रदर्शित नहीं करेगा। तो एक बार फिर से हम इसको जान लेंगे कि डी ब्लॉक तत्वों के जो आयन होते हैं या इनके जो यौगिक होते हैं वो रंगीन होते हैं। और इनके रंगीन होने का कारण ये है कि डी उपकोष में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, यदि इनमें डी उपकोषों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इनके जो आयन होते हैं वे रंगीन होंगे। अन्यथा यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो वो रंगीन होंगे, और यदि जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो वो रंगहीन होगा। अब इनके रंगहीन होने का कारण क्या होता है इसको हम लोग समझ लेंगे। हम जानते हैं कि जो डी सबसेल होता है, डी उपकोष, और इसके बाद हम लोग जानते हैं ऑर्बिटल। तो जो डी ऑर्बिटल होता है ये 5 प्रकार का होता है। डी ऑर्बिटल कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का होता है। और सामान्य अवस्था में, विलगित अवस्था में इनके जो 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं इनकी ऊर्जाएं समान होती हैं। जो डी ऑर्बिटल होता है जिसको डी एक्स, डी वाई, डी जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये 5 ये विलगित अवस्था में, सामान्य सी अवस्था में इन ऑर्बिटलों की जो ऊर्जाएं होती हैं वो समान होती हैं। पर जब इनके संपर्क में कोई भी लिगैंड आता है, कोई ऋणावेशित लिगैंड या प्रबल लिगैंड आता है, तो क्या होता है कि ये जो इनकी डी ब्लॉक जो डी ऑर्बिटल होता है ये क्या होता है, इनके ऑर्बिटलों की कुछ की ऊर्जा जो होती है कम हो जाती है और कुछ की ऊर्जा अधिक हो जाती है, जिसके कारण से ये जो डी ऑर्बिटल होता है ये 2 भागों में टूट जाता है, जिसको क्रिस्टल क्षेत्र विघटन या
क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहा जाता है। फिर से ध्यान समझेंगे। डी ब्लॉक तत्वों का रंगीन होने का मुख्य कारण होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, और ये जो है इनके अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण से इनके आयन रंगीन क्यों होते हैं, उसका कारण ये होता है कि ये जो डी ऑर्बिटल होता है ये बिल्कुल सामान्य सी अवस्था में इनकी ऊर्जाएं जो होती हैं सबकी आपस में बराबर होती हैं, पर जब जो धातु का आयन है जब उसके संपर्क में कोई प्रबल या ऋणायनिक लिगेंड आता है तो ये क्या होता है, इनकी जो ऊर्जाएं होती हैं डी ऑर्बिटल के, इनकी ऑर्बिटलों की जो ऊर्जाएं होती हैं कुछ की अधिक हो जाती हैं कुछ की कम हो जाती हैं, जिसके कारण से ये डी ऑर्बिटल दो भागों में टूट जाता है, जिसको क्रिस्टल क्षेत्र विघटन या विपाटन कहा जाता है। और टूटने के उपरांत जो है दो प्रकार के यहाँ पर टूटने के उपरांत, जैसे आपको बताया कुछ की ऊर्जा समान, कुछ की ऊर्जा अधिक और कुछ की ऊर्जा कम हो जाती है। टूटने के बाद यहाँ पर दो प्रकार के ऑर्बिटल प्राप्त होते हैं, एक कम ऊर्जा वाला और एक अधिक ऊर्जा वाला। कम ऊर्जा वाले निम्नतम ऊर्जा वाले ऑर्बिटल को T2G और उच्चतम ऊर्जा वाले ऑर्बिटल को EG कहा जाता है, इसको T2G कहा जाता है। और इसके बाद उच्चतम ऊर्जा वाले ऑर्बिटल को क्या कहा जाता है, EG, इसको क्या कहा जाएगा, EG कहा जाता है। तो ये जब लिगैंड इसके संपर्क में आता है तो कुछ की ऊर्जा आसमान मतलब ज़्यादा कम हो जाती है, जिसके कारण से ये दो भागों में टूट जाता है, जिसको कम ऊर्जा वाले ऑर्बिटल को T2G और उच्च ऊर्जा वाले ऑर्बिटल को क्या कहा जाता है, EG कहा जाता है। और इसके अंतर्गत इसके dx y dy z dz x, ये dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और ये dz स्क्वायर होता है। तो क्या होता है कि ये कम ऊर्जा वाला है और ये अधिक ऊर्जा वाला है। तो ये यहाँ उपस्थित जो इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनमें जो भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, जब इसको ऊर्जा मिलती है तो ये कुछ यहाँ निम्न ऊर्जा में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करके और शोषित करके अपनी निम्न उच्च मतलब ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है, मतलब T2G से किस में चला जाता है, EG में चला जाता है। और जिस प्रकार के रंग को वह अवशोषित करेगा वही रंग उसका क्या करता है, वही रंग उसका पूरक होता है। मतलब जिस प्रकार की तरंग दैर्घ्य को ये अवशोषित करेगा वही रंग उसका क्या होता है, पूरक होता है, उसके उपरांत वही रंग उसका क्या होता है, दिखाई देता है। मतलब ये है जैसे मान लीजिए वो बैगनी रंग एब्जॉर्ब करता है तो जा करके जो उसका रंग प्रदर्शित होगा वह किस रंग का होगा, वो पीले रंग का होगा। बैगनी रंग जो है तो एब्जॉर्ब करेगा और जो रिफ्लेक्टिव करेगा, प्रदर्शित करेगा, वो कैसे रंग का होगा, वो पीले रंग का होता है। इसी प्रकार से यदि मान लेते हैं लाल रंग के तरंग दैर्घ्य को अवशोषित करेगा तो ये जो है ग्रीन अर्थात हरे रंग के में ये क्या होगा, प्रदर्शित होगा। तो इस तरह से इनके आयनों के रंगीन होने का मुख्य कारण यही है कि ये जो है इनके संपर्क में जब लिगैंड आता है दो भागों में टूट जाता है। और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है, जब इसको एनर्जी होती है तो प्रकाश में से कुछ विशेष प्रकार की तरंग दैर्घ्य को अवशोषित करके अपने निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर वाले में चला जाता है। और जिस प्रकार की तरंग दैर्घ्य को अवशोषित करता है वही रंग उसका क्या होता है, पूरक होता है। इस तरह से ये इनके आयन या जो है यौगिक जो होते हैं वो कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं। इनके रंगीन होने का मुख्य कारण यही है। और दूसरी बात ये है कि जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, जिस भी तत्व में डी ब्लॉक तत्व में जिस भी तत्व में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वह रंगीन के बजाय रंगहीन होंगे। जैसे मान लेते हैं Zn2 पॉजिटिव है, Zn2 पॉजिटिव में हम जानते हैं कि इसका जो है डी ऑर्बिटल जो है फुलफिल्ड है, डी ऑर्बिटल पूर्ण रूप से भरा हुआ है।
इस कारण से एक ऐसा होगा रंगहीन होगा, क्योंकि इनमें जो है d ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें उपस्थित नहीं है। इसके बाद है अंतराकाशी यौगिक का निर्माण। अंतराकाशी यौगिक का निर्माण। अंतराकाशी यौगिक क्या होते हैं? हम जानते हैं कि जो डी ब्लॉक के तत्व हैं वह सभी धातुएं हैं, उच्च तनन क्षमता वाले, उच्च जो होते हैं उच्च तनन क्षमता वाले और उच्च गलनांक एवं क्वथनांक वाले सभी धातुएं होती हैं। और इनके जो क्रिस्टल होते हैं, इनके क्रिस्टल में जो परमाणु होते हैं वो बहुत ही नजदीक बहुत ही पास क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। डी ब्लॉक तत्वों के क्रिस्टल के जो भी परमाणु होते हैं वह बहुत ही पास क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। बहुत ही पास व्यवस्थित होने के उपरांत भी इनके मध्य में, उनके अंतराकाशी, इनके मध्य में कुछ स्थान बचे हुए रहते हैं जिसको अंतराकाशी कहा जाता है। ये परमाणु इनके हम मान लेते हैं, इन परमाणुओं के मध्य देखिए जैसे ये है, ये कुछ स्थान क्या है, रिक्त है। इसी स्थान को, रिक्त स्थान को क्या कहा जाता है, अंतराकाशी कहा जाता है। तो इसी अंतराकाशी स्थानों में छोटे परमाणु जैसे कि हाइड्रोजन, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन जैसे परमाणु, इन्हीं आकर के क्या होता है कि हाइड्रोजन, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन जैसे परमाणु इन अंतराकाशी स्थानों में आकर के व्यवस्थित हो जाते हैं। इस प्रकार से जो यौगिक प्राप्त होता है उसी को अंतराकाशी यौगिक कहा जाता है। ठीक है, फिर से ध्यान समझेंगे। डी ब्लॉक तत्वों के जो क्रिस्टल होते हैं उनमें जो परमाणु होते हैं बहुत पास व्यवस्थित होते हैं, फिर भी इनके मध्य कुछ रिक्त स्थान होता है जिसको अंतराकाशी कहते हैं या अंतराकाश कह सकते हैं, जिसको अंतराकाश कहा जाता है। इसके कारण से क्या होता है कि छोटे परमाणु हाइड्रोजन, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन इनके मध्य आकर के क्या हो जाते हैं, समायोजित हो जाते हैं। और इनके मध्य समायोजित होने के उपरांत धातु और परमाणु के मध्य एक आबंध का या बंध का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं। उसी को अंतराकाशी यौगिक कहते हैं। इनके मध्य हाइड्रोजन, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन छोटे जो परमाणु हैं ये आकर के यहीं पर समा जाते हैं और इनके मध्य क्या होता है, धातु और इन परमाणु के मध्य एक आबंध का निर्माण हो जाता है। और इसी प्रकार के जो यौगिक होते हैं उसी को कहा जाता है अंतराकाशी यौगिक कहा जाता है। उनको क्या कहते हैं, अंतराकाशी यौगिक कहते हैं। इसके बाद है संकुल आयन का बनना। संकुल आयन का बनना, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। संकुल आयन का बनना, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। संकुल आयन क्या होते हैं, हम जानते हैं कि डी ब्लॉक तत्वों का संकुल यौगिक, जिसको जटिल यौगिक कहते हैं, जटिल यौगिक संकुल यौगिक बनाने का एक विशेष गुण होता है जिसको हम सामान्यतः उपसह संयोजन यौगिक भी कहते हैं। फिर से ध्यान से समझेंगे। डी ब्लॉक तत्वों का, जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं उनका संकुल यौगिक बनाने का एक विशेष गुण पाया जाता है। इन संकुल यौगिकों को हम लोग सामान्यतः उपसह संयोजन यौगिक भी कहते हैं। अब ये कारण, इनका रीजन क्या है कि जो संकुल यौगिक, जो डी ब्लॉक के तत्व हैं वह संकुल यौगिक क्यों बनाते हैं, तो इनके संकुल यौगिक बनाने का कारण होता है। संकुल यौगिक जिसको हम लोग उपसह संयोजन यौगिक कहते हैं, तो ये उपसह संयोजन यौगिक क्यों बनाते हैं, क्योंकि इनका जो आकार होता है छोटा होता है।
छोटे आकार एवं उच्च आवेश घनत्व के कारण, छोटा आकार एवं उच्च आवेश घनत्व के कारण से ये जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वह उक्त सहसंयोजन यौगिक का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो पहला रीजन ये हो गया कि छोटा आकार एवं उच्च आवेश घनत्व होने के कारण से डी ब्लॉक के तत्व संकुल यौगिक का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। इसके साथ साथ दूसरा रीजन क्या है, क्योंकि इनके पास रिक्त डी ऑर्बिटल होता है, इनके पास क्या होता है, रिक्त डी ऑर्बिटल होता है। इनके पास रिक्त डी ऑर्बिटल की उपस्थिति के कारण से भी ये उप सहसंयोजन यौगिक का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और इसके साथ साथ ये है कि जो डी ब्लॉक के तत्व हैं, डी ब्लॉक के तत्व विभिन्न प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था को भी क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। विभिन्न प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं और विभिन्न प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने के कारण से भी ये जो तत्व होते हैं वे उप सहसंयोजन यौगिक का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो ये मुख्य कारण है जिनके कारण से ये संकुल यौगिक का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। पहला रीजन ये है कि इनका आकार छोटा होता है, छोटे आकार एवं उच्च आवेश घनत्व के कारण से डी ब्लॉक के तत्व संकुल यौगिक का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। दूसरा रीजन ये होता है डी ब्लॉक तत्वों में अतिरिक्त डी ऑर्बिटल उपस्थित होता है जिसके कारण से ये संकुल यौगिक का निर्माण करते हैं। और तीसरा मुख्य रीजन ये होता है कि ये विभिन्न प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करते हैं जिसके कारण से ये संकुल यौगिक का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। इसके बाद है मिश्र धात बनाना। क्या है, मिश्र धात, मिश्र धात बनाना। फॉर्मेशन, एलॉय फॉर्मेशन। मिश्र धात क्या होते हैं, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को ही मिश्र धात कहा जाता है। या दो या दो से अधिक धातुओं, अधातुओं, दो या दो से अधिक धातुओं तथा अधातुओं के समांगी मिश्रण जिसको विलयन कहा जाता है, समांगी मिश्रण या विलयन को ही क्या कहते हैं, मिश्र धात कहते हैं। अब डी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं ये मिश्र धात बनाते हैं। इसका रीजन क्या होता है, कारण ये होता है कि जो डी ब्लॉक तत्व होते हैं इनका जो आकार होता है, इनका परमाणविक जो आकार होता है वो लगभग क्या होता है, समान होता है। डी ब्लॉक तत्वों का परमाणविक आकार क्या होता है, लगभग क्या होता है, समान होता है, जिसके कारण से ये अपने परमाणुओं का जो करते हैं वह प्रतिस्थापन कर लेते हैं और प्रतिस्थापन करने के कारण से ये मिश्र धातु का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं। मिश्र धातु डी ब्लॉक तत्वों का जो होता है ये भी विशेष गुण होता है, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को ही जो है मिश्र धातु कहा जाता है। तो इनके मिश्र धातु बनाने का रीजन क्या होता है, क्योंकि जो डी ब्लॉक तत्व होते हैं इनके जो परमाणविक आकार होते हैं वो लगभग क्या होते हैं, समान होते हैं। ये अपने क्या करते हैं, परमाणुओं का प्रतिस्थापन कर लेने पर, प्रतिस्थापन का मतलब हम जानते हैं अदला बदली, तो प्रतिस्थापन करने के कारण से ये मिश्र धातु का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं। और विभिन्न प्रकार की कुछ मिश्र धातुएं जैसे हम लोग जानते ही हैं, पीतल है, सामान्यतः जो होता है कॉपर एवं जिंक का क्या होता है, मिश्रण होता है। या जो है ऐसे ही रोल्ड गोल्ड, जिसको सामान्यतः रोल गोल्ड कहा जाता है, ये भी जो होता है ये कॉपर की ही मिश्र धातु है। तो विभिन्न प्रकार की क्या करते हैं, डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, जैसे पीतल हुआ, इसके साथ साथ मिश्र धातु हुआ, गलकाटन हो गया, ये विभिन्न प्रकार की जो भी धातुएं हैं ये सामान्यतः वो सब क्या हैं, कोई मिश्र धातु हैं। धन्यवाद।